जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ प्रज्ञान अकेडमी पर। मैं हूँ साक्षी शर्मा। आप मुझे इन आईडीज़ पर फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा फेसबुक पेज। हमारी जो अभी सीरीज चल रही है प्राचीन भारत का इतिहास, उसका हम जो कवर कर रहे थे वो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो उसके 2 पार्ट्स पहले ही आ चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले वो पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स में काफ़ी काम आएंगे और आपकी जो MPSI की जो अभी भर्तियाँ निकलने वाली हैं उसके काम भी आपके बहुत ज़्यादा वो आएंगे फैक्ट्स। तो आप उन्हें एक जगह नोट डाउन कर लें। और ये थोड़ा डिटेल्ड पार्ट रहेगा जिसमें मैं मेंस के पर्पस से पढ़ाऊँगी, तो आप थोड़ा सा फोकस करके पढ़ें। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक परिदृश्य। ठीक है, तो सामाजिक परिदृश्य में जो सबसे पहले आती है, समाज की बात आती है, तो सबसे पहले तो यही आती है कि वो स्त्री सत्तात्मक समाज है या पुरुष सत्तात्मक समाज है ना, क्योंकि हम समाज को 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। तो चूँकि क्या हुआ है कि यहाँ पर जब हमने हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता के जो बहुत सारे नगर हैं उनकी खुदाई की, तो हमें बहुत अधिक मात्रा में वहाँ से स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली हैं। मतलब जो पुरुषों की मूर्तियाँ मिली हैं उसकी तुलना में जो स्त्रियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि यहाँ पे स्त्री सत्तात्मक समाज रहा हो। जैसे कि आप अभी इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में आप देखेंगे कि जो उनके ईश्वर, मतलब जो जिनकी वो पूजा करते हैं, देव हैं ना, तो वो क्या है, जो उनके भगवान हैं वो ज़्यादातर आपको पुरुष मिलेंगे, जबकि जो स्त्रियां हैं वो केवल गिने चुने ही हैं। तो है ना, तो उससे क्या पता चलता है कि वहाँ पे हमारा पुरुष सत्तात्मक समाज था। तो इसी वजह से एक विद्वानों का मत है कि ये एक स्त्री सत्तात्मक समाज था, पुरुष सत्तात्मक समाज नहीं था, है ना। लेकिन उसी के विपरीत क्या है, कालीबंगा और लोथल में क्या हुआ है कि जो स्त्रियों की मूर्तियाँ जो मिल रही थी, मातृ देवी की मूर्तियाँ, वो संख्या में थोड़ी कम मिली हैं। इस वजह से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कालीबंगा और लोथल में इसके विपरीत यानी कि पुरुष सत्तात्मक समाज रहा होगा। हाँ, और क्योंकि देखिए क्या है, जो बाकी नगर हैं हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता के जो सभी नगर हैं उसकी तुलना में देखा जाए तो कालीबंगा और लोथल की जो सभ्यता थी वो थोड़ी मतलब उसके और जो चीज़ें मिली हैं उसमें समानता थोड़ी कम है ना, जो और नगर हैं उसकी तुलना में। तो इस वजह से अनुमान लगाया जाता है कि ये हो सकता है पुरुषसत्तात्मक समाज रहा हो। दूसरा है, लोथल और कालीबंगा में युगल समाधान मिले हैं। जैसे कि ये देखिए, ये और ये आपको ये दिख रहा होगा, आप समझ सकते हैं कि ये मतलब जो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है उस वजह से आपको समझ आ रहा होगा कि ये एक पुरुष का शव है और ये एक स्त्री का है ना। तो इसमें क्या है कि हो सकता है कि उस समय सती प्रथा किसी न किसी रूप में विद्यमान रही हो, या हो सकता है कि ये दास प्रथा भी हो रही हो। मतलब कई बार ऐसा होता था ना कि कोई प्रिय दास दासी होता था, उसे साथ में गाड़ देते, क्योंकि कई सारे लोग हम पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे कि हो सकता है हमारे जो पूर्वज हैं उनका पुनर्जन्म होता हो, तो उनकी यात्रा में जो उनकी सबसे प्रिय चीज़ें हैं वो हम रख देते हैं। तो इसका अनुमान लगाया गया कि सती प्रथा या दास प्रथा के वहाँ प्रमाण रहे हैं। अभी यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट्स आपको दिए हैं, ये स्पेशली नोट डाउन करिएगा कि जब मैंने बोला स्त्री सत्तात्मक समाज है तो क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे स्त्रियों की मूर्तियाँ अधिक मिली हैं। और जब सती प्रथा और दास प्रथा की बात आई तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे युगल समाधान मिले हैं और कहीं कहीं ऐसा है कि जानवरों को भी साथ में दफना दिया गया ना। तो इस वजह से क्या है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें आप अगर लिखेंगे अपने आंसर राइटिंग में तो उससे क्या है, इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, कपास की उपलब्धता, सूती व ऊनी वस्त्रों की प्राप्ति कहाँ से हुई है, मोहनजोदड़ो के एक मटके पर कपास के कुछ साक्ष्य मिले हैं ना। मतलब क्या हुआ है कि जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रही थी वहाँ पे एक मटकी मिली जिसके चारों ओर एक कपड़ा लपटा हुआ था। तो कपड़ा जो था वो कपास का था, है ना, कपास का था। साथ में क्या था, वो चरखे भी भारी मात्रा में मिले हैं। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रही थी
तो वहाँ पे जो चरखे हैं, चरखे जो कपास के लिए सूत काटा जाता है, वो जिन चरखों पे काटा जाता है वो बहुत भारी संख्या में मिले हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कपास की उपलब्धता की जानकारी इन्हें थी, साथ में कपास की खेती भी ये लोग करते थे, है ना। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं फैक्ट लिखना भूल गई हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे और भी सभ्यताएं डेवलप थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। अगर आपको नहीं पता है, आप मेरे पिछले लेक्चर ज़रूर देखिएगा, मैंने उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया है ना। तो क्या है कि जैसे ये भारत है, ये भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप हो रही है। इधर जब आप जाते जाएंगे तो इधर ये कैसा निकला हुआ है ना, अरब प्रायद्वीप निकला हुआ है ये। तो इसके यहाँ पे जो ये क्षेत्र है, ये ईरान, इराक, टर्की वगैरह का क्षेत्र है। यहाँ पे क्या थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो मेसोपोटामिया के शब्द में जो कपास है, कपास से मतलब कपास से रिलेटेड एक वर्ड मिला है सिंडन। सिंडन से अनुमान लगाया गया है कि सिंडन कपास को कहा जाता था ना। तो इस वजह से यहाँ पे कपास की उपलब्धता की जानकारी मिली है कि उस समय केवल जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पे कपास की खेती होती थी ना। अब क्या है, ये ऊनी कपड़ों से भी परिचित थे। जो ऊन की भेड़ें होती हैं, जो भेड़ें होती हैं उनसे ऊन प्राप्त होता है। तो क्या है कि उनसे ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे, जिनका ये उपयोग करते थे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा है, हाथी दांत की सुइयां, कंघे तांबे के शीशे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। हाथी दांत की सुइयां यानी कि जो वस्त्र होते थे उनको सिला जाता था, है ना। सुइयां किस काम आती है, सिलने के काम आती हैं, है ना, सिलना। ओके, तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे कपड़े जो सिल के पहने जाते होंगे। दूसरा है, यहाँ पर कंघे मिले हैं, तांबे के शीशे मिले हैं। तो यानी कि क्या है, ये लोग अपने आप को संवारते थे, सजाते थे, संवारते थे, है ना। क्यों, क्योंकि सभी को अच्छा लगता है कि वो अच्छा दिखे, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा रहा होगा। तो क्योंकि ये शीशे मिल रहे हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में तांबे के, तो इससे अनुमान लगाया जाता है ना। और एक और है, चन्हुदड़ो जो है, एक और नगर है, वहाँ से लिपस्टिक और काजल भी मिले हैं। लिपस्टिक और काजल मिलने से क्या अनुमान लगाया जाता है कि जो महिलाएं हैं वो सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करती हैं और करती थी। मतलब एक ऐसी श्रृंगारदानी भी वहाँ से मिली है जिसमें काफ़ी सारा मेकअप का सामान मिला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका होगा वहाँ पे ऑलरेडी। तो साज सज्जा का प्रचलन था। जब आप ये लिखेंगे पॉइंट कि वहाँ पे साज सज्जा करने का प्रचलन था, मतलब स्त्रियाँ खुद को सजा कर संवार कर रखती थी। तो ऐसा क्यों रखती थी, आप किस बेसिस पे कह रहे हो ना। तो ये आपको फैक्ट्स देने पड़ेंगे कि चन्हुदड़ों से लिपस्टिक मिली है, काजल मिले। तो ऑब्वियसली जब ये किसी और चीज़ में तो यूज़ होंगे नहीं, लिपस्टिक काजल सजने संवरने में यूज़ होंगे। तांबे के शीशे में अपना व्यक्ति अपना फेस ही देखेगा, तो है ना। तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, इससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा आपका। अब है, मतलब वहाँ पे जो समाज है वो 4 वर्गों में विभक्त था। जैसे समाज हमेशा जैसे आप वैदिक एज में आ जाएंगे तो वहाँ पे 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य और शूद्र। तो ऐसे चार वर्ण थे। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी समाज का वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है। वो है विद्वान, रक्षक, व्यापारी और कृषक। विद्वान में कोई भी जो मतलब कवि हो सकता है, कोई विद्वान व्यक्ति जिससे मतलब जानकारी हो, ज्ञान हो ना। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी समाज के लिए विद्वान वर्ग ही होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो हमारे विकास को रफ्तार देता है। आज हमारे जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, शिक्षक हैं, ये क्या है, ये विद्वान की श्रेणी में ही तो आते हैं। तो विद्वान वर्ग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ग होता है। तो इस वजह से इसे सबसे ज़्यादा अच्छे स्तर पे रखा गया, प्रथम स्तर पे रखा गया। उसके बाद आते हैं रक्षक, जो नगरों की रक्षा करते थे, प्रशासन चलाते थे। तो यहाँ पे क्या, प्रशासन के संबंध में थोड़ा सा मतभेद है कि प्रशासन रक्षक नहीं बल्कि व्यापारी चलाते थे। ऐसा ऐसा मैं अभी आपको बताऊंगी, इसमें राजनीतिक परिदृश्य में आपको अच्छे से समझाऊंगी ऐसा क्यों बोलते थे। लेकिन अभी आप यहाँ समझ लीजिए कि रक्षक दूसरे स्थान पर रक्षक आते थे, जो रक्षा का काम किया करते थे। तीसरे पे व्यापारी, जो किसी भी तरीके का व्यापार करते थे ना, सभी व्यापारी। और उसके बाद आते थे कृषक और श्रमिक। कृषक और श्रमिक चौथे स्तर पर आते थे समाज के वर्गीकरण में।
छोटे बड़े घर आसपास मिले हैं, अतः क्या अनुमान लगाया गया कि गरीबी अमीरी का भेदभाव नहीं है। आज आप देखेंगे कि एक सोसाइटी होती है जहाँ काफ़ी अच्छे घर बने होते हैं बड़े बड़े, एक सोसाइटी ऐसी होती है जहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे मतलब छप्पर टाइप के बने डले रहते हैं ना। तो आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि देखिए अमीर, मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं अमीर और गरीब में भेदभाव कर रही हूँ, लेकिन एक ये होता है ना कि एक सोसाइटी होती है जहाँ पे थोड़े आर्थिक रूप से धनी लोग रहते हैं, और एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आर्थिक रूप से थोड़े कम धनी लोग रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ हो सकता था वहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भेदभाव देखने को नहीं मिला। यहाँ पे बड़े और छोटे घर आसपास मिले, तो विद्वानों ने ऐसा अनुमान लगाया कि यहाँ अमीरी और गरीबी का कोई भेद नहीं होगा, है ना। समाज अनेक वर्गों में विभक्त था, जैसे मैंने आपको ये बता ही चुकी हूँ, समाज कई सारे वर्गों में विभक्त था। खान पान में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का प्रयोग किया जाता था। जैसे वहाँ पे कई सारे खेती के साक्ष्य मिले हैं, चावल, गेहूँ, जौ और काफ़ी सारे तरबूज वगैरह, मटर के, कई सारे राई के साक्ष्य मिले हैं। तो इस वजह से क्या, शाकाहारी तो ये ऑब्वियसली रहे ही होंगे। दूसरा मांसाहारी इसलिए क्योंकि जब कालीबंगा में और मोहनजोदड़ो में खुदाई हो रही थी तो वहाँ कुछ ऐसे टीले मिले हैं, यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में हड्डियों के ढेर हैं, जानवरों की हड्डियों के ढेर। तो ये यानी कि काफ़ी बड़े स्तर पर मांस का भक्षण करते थे, इसलिए शाकाहारी और मांसाहारी इन्हें दोनों कहा जा सकता है ना। तो आप ये अपने फैक्ट्स में ये भी इंक्लूड कर लीजिएगा, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। तो उसके बाद मनोरंजन हेतु शिक्षा, गाना बजाना, नृत्य, जुआ, मछली, जंतुओं का शिकार, पशु लड़ाई, खिलौना आदि, इन सभी का यूज़ किया जाता था। किसके लिए? मनोरंजन के लिए, यानी कि वो शिकार भी करते थे, गाना बजाना भी जानते थे, नृत्य करते थे, जुआ खेलते थे, क्योंकि कई सारे पासे मिले हैं वहाँ से, पासे बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं, तो इस वजह से जुआ का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ रहा होगा इस समय, शौकीन रहे होंगे जुए खेलने के लिए। उसके बाद मछली और जंतुओं का ये शिकार करके थोड़ा सा मनोरंजन कर लेते होंगे अपना। पशु लड़ाई, मुर्गों को लड़ाना या फिर किसी भी तरीके से जो उन्हें अच्छा लगे वैसे कर सकते थे वो। और खिलौने भी काफ़ी बड़ी संख्या में मिले हैं, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि इनके मनोरंजन के साधन ये थे। तो आप इसे इंक्लूड कर सकते हो सामाजिक जीवन में उनके में। इसके बाद आभूषण पुरुष और महिलाएं दोनों ही पहनते थे। एक ऐसा, कई सारे ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं पुरुषों की भी जिसपे जो वो कई सारी मालाएं और कई सारे गहने आभूषण वगैरह वो पहने हुए हैं। तो इस वजह से अनुमान लगाया गया कि वहाँ पे जो स्त्री और पुरुष दोनों ही पहनते थे, है ना। क्योंकि अभी क्या है, अभी कोई व्यक्ति है उसकी मूर्ति बनाई जाएगी, जैसा वो दिखेगा, जैसे वो पहनावा होगा उसका वैसी तो मूर्ति बनेगी, कुछ अलग से स्पेशल तो नहीं बना देंगे ना वो। तो इस वजह से क्या है कि इस वजह से अनुमान लगाए कि दोनों को ही शौकीन थे पहनने के लिए। सोना, चांदी, हड्डी, सीप, तांबा, मिट्टी आदि के आभूषण बनते थे। जो सोना चांदी के आभूषण वो काफ़ी रेयर धातु होती थी, तो संभवतः वो कोई बड़े लोग ही होते होंगे, अमीर लोग जो पहनते होंगे। बाकी जो गरीब लोग होते थे वो हड्डी, सीप, तांबा या फिर मिट्टी के आभूषण भी पहनते थे। क्योंकि देखिए ये तांबे का एक हार मिला है, ये आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर हार है ये, है ना। और ये काफ़ी सारे आभूषण आपको दिख रहे होंगे। और ये क्या है, ये जो आप देख पाएंगे ये सोने की चीज़ें हैं। साथ में कुछ मोती हैं, सीप हैं, कुछ मनके हैं हड्डियों के, काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें मिली हैं। तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि इनके ये पहनते होंगे। ये देखिए कुछ और मिले हैं ऐसे ही सॉरी। अब हमारा जो सामाजिक परिदृश्य है वो ख़त्म होता है, उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है राजनीतिक परिदृश्य। तो राजनीतिक परिदृश्य में यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि यहाँ मंदिर नहीं मिले हैं, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ मंदिर नहीं मिले हैं। इस वजह से क्या है, यहाँ पुरोहितों का शासन नहीं रहा होगा। कई सारे विद्वानों का ऐसा मत है कि यहाँ पर पुरोहितों का शासन था, लेकिन पुरोहितों का शासन तब होता ना जब पुरोहित वर्ग ही होता। मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ पे कोई पुरोहित वर्ग नहीं होगा जो पूजा पाठ नहीं करता होगा, ऐसा नहीं कह रही हूँ। मेरा कहने का मतलब है जो मंदिरों में पूजा करते थे, पर्टिकुलर जो पुजारी वगैरह होते थे, उनका शासन नहीं चलता था, क्योंकि यहाँ से कोई मंदिर नहीं मिले हैं, है ना। डॉक्टर RS शर्मा हैं, ये एक बहुत मतलब इन्हों काफ़ी विद्वान व्यक्ति हैं और आर्कियोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा विख्यात विद्वान हैं। तो इनका क्या है, इन्होंने बोला कि जो समाज था वो वणिक वर्ग के, ये वर्ग है, यहाँ पे वर्ग लिख लीजिएगा अपना, वर्ग।
तो समाज जो है वो वणिक वर्ग के हाथ में रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो व्यापार है, व्यापार को प्रमुखता दी जाती थी, है ना। तो इस वजह से कि खेती इतनी होती नहीं थी, पशुचारण पे इतना ध्यान नहीं था उनका, तो किस पे जाएगा, व्यापार पर ही तो जाएगा। तो व्यापार की वजह से यहाँ पे इनका मानना है कि जो वणिक वर्ग के हाथ में रहा होगा, और कई सारे जो व्यक्ति हैं वो इसी फैक्ट को मानते हैं कि वणिक वर्ग के हाथ में व्यापार रहा होगा। यहाँ पर कई सारे विद्वान मानते हैं कि यहाँ संभवतः लोकतंत्र रहा होगा। जैसा आज हम लोकतंत्र को समझते हैं वैसा अवश्य नहीं रहा होगा, लेकिन एक लोकतंत्र की छाप वाला कुछ तो रहा होगा ना, जिसमें लोकतंत्र की थोड़ी सी झलक होगी। तो ऐसा कई सारे विद्वान मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे नहीं मानते हैं कि ये लोकतंत्र रहा होगा। फिर भी आप इसे इंक्लूड कर दीजिएगा कि संभवतः वहाँ लोकतंत्र की भी कई सारे विद्वान मानते हैं कि वहाँ लोकतंत्र भी रहा होगा। उसके बाद व्यवस्थित योजना को देखते हुए स्थानीय प्रशासन की उपस्थिति अवश्य रही होगी। अब वहाँ पर इतना सुव्यवस्थित शासन था कि वहाँ पे नालियों की इतनी अच्छी व्यवस्था, पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था, स्वच्छता इतनी अच्छी, साफ सफाई की इतनी अच्छी व्यवस्था, तो ये बिना किसी स्थानीय प्रशासन के तो संभव नहीं है। एक केंद्रीकृत इकाई तो इस पूरे को चला नहीं सकती, इतनी अच्छी तरीके से गवर्न नहीं कर सकती। तो यानी कि वहाँ पे स्थानीय प्रशासन जैसा कुछ ना कुछ तो अवश्य रहा होगा, है ना। इसके बाद युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्रों का वहाँ पे अभाव मिला है, तो इससे अनुमान लगाया गया है कि जो सिंधुवासी थे वो शांति प्रिय थे। वहाँ पे युद्ध जैसी घटनाएं ज़्यादा नहीं होती थी। आप भाई अस्त्र शस्त्र पर तभी तो फोकस करोगे ना जब वहाँ पे युद्ध जैसी घटनाएं बहुत ज़्यादा हो। अब वहाँ पे हो ही नहीं रही हैं, तो शांति प्रिय लोग हैं तो वो क्यों युद्ध करेंगे। तो यानी कि अभी जैसे आप बोलोगे कि ये फैक्ट रखोगे कि शांति प्रिय शासन, मतलब शासन व्यवस्था थी, लोग शांति प्रिय थे, तो किस बेसिस पे थे, क्योंकि यहाँ पे से युद्ध संबंधी जो अस्त्र शस्त्र उनका अभाव है, मतलब बहुत कम मात्रा में ही मिले हैं और बहुत छोटे स्तर के कमज़ोर हैं ना। उसके बाद सामान्य जनता में स्वच्छता तथा कानूनों के प्रति जागरूकता। अब देखिए वहाँ पे प्रत्येक घर में आपको कूड़ादान मिलेगा, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, है ना, और सभी जगह इतनी स्वच्छता, इतनी व्यवस्था, सब कुछ देखते हुए कोई अगर किसी व्यक्ति का अगर सहयोग नहीं मिलेगा तब तक वो चीज़ नहीं हो सकती। आज हम बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की, हम पूरी तरह से गवर्नमेंट को दोष देते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए सब कर दे, हमें कुछ ना करना पड़े। तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता। अगर गवर्नमेंट एक कदम बढ़ाएगी तो हमें भी 2 कदम बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। हमें खुद से स्वच्छता रखनी पड़ेगी कि हम टेम्पो में या फिर किसी भी सड़कों पे चलते वक्त या गाड़ी पर हम कुछ भी कचरा ना गाड़ी से हम कुछ भी कचरा ज़मीन पर ना फेंकें, सड़कों पे ना थूकें, नालियों में कचरा ना फेंकें। ये हमारी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ये नहीं देखेगी, ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा देश है, हमारा शहर है, तो हमें इसे साफ रखना पड़ेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है ये कि अपने शहर को स्वच्छ रखे, है ना, तभी तो स्वच्छता अभियान सफल हो सकता है। तो अब वो प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य तो तभी तो निभा पाएगा जब उसमें जागरूकता हो इस चीज़ के लिए। तो वहाँ पे इतनी अच्छी स्वच्छता, इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम को देखते हुए अगर सामान्य जनता में स्वच्छता और कानूनों के प्रति जागरूकता नहीं होती तो ये इम्पॉसिबल होता है ना। जैसे कि आज हम देख ही पा रहे हैं हमारे सिटीज़ में, आप अभी देख लीजिए, अभी लॉकडाउन की स्थिति में भी हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इस साइड हमें देखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आप अपने देश के लिए मर मिटें, आप सेना में भर्ती होके ही सीमा पे रहकर अपनी लड़ाई लड़ें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जिस स्तर पर हैं उस स्तर पर रहकर भी आप अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा इसकी वजह से थोड़ा लंबा हो गई बात मेरी। तो हाँ, इसमें जनता में जागरूकता थी इन सब चीज़ों को लेकर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम इसका जो आर्थिक परिदृश्य है, कला, संस्कृति और धार्मिक परिदृश्य है, वो सब हम कंप्लीट करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।